श्री ललित सिंह पोखरिया को भारतीय रंगमंच में निर्देशन के लिए वर्ष 2021 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री ललित सिंह पोखरिया। नमस्कार, मैं प्रशांत शर्मा। दिल की बात में आज अभी आपने क्लिप देखी है छोटा सा राष्ट्रपति जी से पुरस्कार लेते हुए, तो कौन है वो आज जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको, संघर्ष पहाड़ जैसा हो सकता है, लेकिन अगर इरादा अटल हो तो सफलता का सूर्य जरूर चमकता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं बात कर रहा हूं आज एक ऐसे शख्सियत की जिन्होंने रंगमंच और पहाड़ की पगडंडियों से निकलकर रंगमंच तक के शिखर तक पहुंचे हैं। और इनका जन्म पिथौरागढ़ के छोटे से गांव डोकुना में जन्मे और अपनी लेखनी, अभिनय व निर्देशन से पूरे देश में अपने पहचान बनाने वाले हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित श्री ललित सिंह पोखरिया जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत जो आप हमारे कार्यक्रम में आज आए हैं और दर्शकों से आज रूबरू होंगे आप। सादर प्रणाम आपका, और मैं आपके प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आप कलाकारों के काम को इस प्रकार जनमानस तक पहुंचाने का बहुत भगीरथ प्रयास कर रहे हैं, और ये कलाकारों की ही एक तरह से सेवा। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभिक संघर्ष के विषय में। ये पिथौरागढ़ के छोटे से गांव डोकुना से आप यहाँ तक लखनऊ तक का जो सफर आपने किया, आपने किन किन मुख्य चुनौतियों का सामना किया? मतलब काफी संघर्ष भरा जीवन रहा होगा। एक पहाड़, एक गांव से आए हैं, तो कैसा रहा बताइए। देखिए, शुरुआती दौर का पहाड़ से प्रवास मैदान में करने का संघर्ष तो केवल हमारे परिवार का ही नहीं, पहाड़ के हजारों हजार परिवारों का रहा है। हमारे गांव की जो जमीन थी हमारी, उसका 2/3 हिस्सा भूस्खलन की चपेट में आ जाने के कारण हमारे पिताजी को और कुमाऊं के हजारों परिवारों की तरह तराई में बसना पड़ा। तो तराई में हम 7-8 वर्ष की उम्र में आ गए थे तराई में। लेकिन हम संस्कृति से जुड़े रहे इसलिए कि जो प्रवासी पर्वतीय समाज था वो भी वहां इकट्ठा होकर वहां के पहाड़ की परंपराओं के अनुसार रामलीला या और दूसरे जो तीज त्योहार थे उनको मनाता रहता था। तो क्योंकि एक सामान्य किसान परिवार के होने के कारण शुरुआती दौर में एक बालक के जो संघर्ष होते हैं उसको खेत में भी काम करना पड़ता है, गाय भी चरानी पड़ती है और गौशाला से गोबर भी निकालना पड़ता है। और ये कोई खराब काम नहीं माना जाता, बहुत अच्छा काम, बहुत कॉमन काम होता है, आनंद वाला काम होता है। तो हमने भी किया जी, और मैंने हल भी चलाया है। और हालांकि तब तक मैं पढ़ने के लिए, पिताजी ने हमारी पढ़ाई के लिए कोई कोताही नहीं की। हमारा जो हाई स्कूल के बाद साइंस नहीं था तो हमको पीलीभीत पढ़ने के लिए भेजा। 2 साल हमने वहां पढ़ा। फिर आगे की पढ़ाई के लिए, साइंस के लिए मुझे लखनऊ, क्योंकि दीदी लखनऊ में रहती थी, तो एक सहारा था, तो लखनऊ आ गए। लेकिन फिर क्या हुआ, पढ़ाई के साथ साथ मेरा रुझान थोड़ा साहित्य की ओर या इस प्रकार की कलाओं की ओर भटकने लगा। क्यों, इसका प्रारंभ जानना होगा। मेरे पिताजी से पहले मैं उस मातृभूमि की बात करना चाहूंगा जहां मैं जन्म लिया। वो जो क्षेत्र है वो धार्मिक भी है, आध्यात्मिक भी है, लोक की दृष्टि से बहुत संपन्न है। वहां जीवन संघर्ष का आनंद मनाया जाता है। जैसे हमारे सनातन संस्कृति की तमाम परंपराओं से प्रकृति और जीव के अंतर संबंध का आनंद बनाया जाता है त्योहारों के माध्यम से, है ना, उनकी स्तुति की जाती है। वैसे ही लोक परंपराओं के द्वारा जीवन संघर्ष का भी आनंद मनाया जाता है। तो हमारे गांव में बहुत सारे उत्सव होते थे जो हर गांव में होते हैं। पिताजी उनमें बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। गांव के बच्चों को, आसपास के गांव के लोगों को बटोर कर प्रेरित करते थे, नहीं भाग लो इसमें। तो कहीं ना कहीं बचपन में मेरे भीतर वो बैठता चला गया और मैं भाग लेता था। हमारे यहाँ बहुत खास परंपरा है, भादों में जो गौरा देवी और शिव जी का जो उत्सव होता है, 8 सातों 8, उसमें हमारे गांव के क्षेत्र में राम कथा का कुमाऊनी गायन किया जाता है। मुझे बड़ा शौक था और मैं पिताजी और बुजुर्गों के द्वारा मैं उसमें शामिल हो जाता था। तो ये अंतर प्रेरणा थी, वहां से स्टार्ट हुआ। हाँ, तो वो भीतर बैठता गया
और रामलीला के प्रति मैं बहुत आकर्षित होता था। आपको मालूम होगा कुमाऊनी गढ़वाल के हमारी रामलीला बहुत ही रोचक होती, बहुत ही प्रभावशाली होती है। उनका भी असर मुझ में पड़ा। वो धीरे धीरे कालांतर में भीतर दब गया, लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन करने लखनऊ आया फिर से भीतर से वो चीजें उभरने लगी। और हालांकि घर की इच्छा ये थी कि बेटा तुमको साइंस पढ़ाने लखनऊ तक भेजा है तो मेडिकल में ट्राई करो। ठीक है, मेडिकल में ट्राई किया, पीएमटी में सेलेक्ट नहीं हो पाए तो रुझान हो गया प्राकृतिक चिकित्सा और योग के प्रति। और ये भी ये तो सब जो है, क्योंकि मेरे जो जीजाजी थे जब रहता था वो इस प्रकार की चीजों पर बहुत अच्छा विश्लेषण रखते थे, कौन सी पैथी अच्छी है, इस पैथी में क्या खराबी है। तो मेरे मन में बैठ गया नहीं मैं योग और प्राकृतिक चिकित्सा का काम करूं। और मैंने कॉरेस्पोंडेंस कोर्स किया गाजियाबाद से, और फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने में दिल्ली गया। वापस जब आया तो आपको बता दो उस दिशा में आगे क्यों नहीं पढ़ पाया मैं, क्योंकि एक एलोपैथिक डॉक्टर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो उस समय 1-1.5 हजार खर्चा करके काम शुरू कर सकता था। और ये नेचुरल और प्राकृतिक चिकित्सा में कोई जॉब सरकारी तो थी नहीं। तो हमारा उसको क्लिनिक खोलने के लिए उस समय भी कम से कम 30-40 हजार की जरूरत होती थी, क्योंकि बहुत स्पेस चाहिए होता है, तमाम सारे इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, एरिया बेड वेड ये सब तरह का चाहिए होता है। वहां प्रिस्क्रिप्शन लिख के काम नहीं चलेगा, वहां प्रैक्टिकल काम होता है। तो पिताजी ने कहा बेटा ये तेरी डॉक्टरी हमने आज तक तो सुनी नहीं, ये क्या अब इसमें कहाँ ऐसा पैसा कैसे लग सकता है साधारण किसान, क्योंकि तब प्राकृतिक चिकित्सा को भी जानता नहीं था। हमने कहा चलो ठीक है। और धीरे धीरे मेरा रुझान ऐसे बढ़ा तो पता चला लखनऊ में एक नेचुरोपैथी कॉलेज है जिसको केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद से एड मिलती है, और उसके निदेशक कौन थे? धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। वो गवर्नमेंट इंदिरा जी ने एक गवर्नमेंट बॉडी बना दी थी वो, तो इस कॉलेज को जो है वो हमें पता चला तो हम वहां गए। वहां के चीफ थे डॉक्टर खुशीराम शर्मा दिलकर जी, जो कि इंडिया के बहुत बड़े नेचुरोपैथ थे। तो मैं गया तो बोले बेटा हमारे यहाँ तो इस समय वार्ड बॉय की भी जगह नहीं है, तुम कहाँ लेक्चरर और ये डॉक्टर की बात कर रहे हो। लेकिन वो मेरी भाषा से बहुत प्रभावित हुए। बोले ऐसा है, अच्छा मेरी एक मैगजीन है प्राकृतिक जीवन, उसका संपादन रुका पड़ा है करीब 25-30 साल से, क्योंकि मैं कॉलेज की तरफ देखूं तो पत्रिका निकालो, वो मेरी प्राइवेट पत्रिका, लेकिन एक समय वो छा गई थी जी। अगर तुम उसका संपादन हाथ में ले लो तो मैं उस मैगजीन को तुम्हारे नाम करके ही मरूंगा। वो 84 साल के थे उस समय। अच्छा, अब भैया फटाफट उन्होंने बैठो, अभी से बैठो, और 200 रुपए प्रतिमाह, ये 83-84 की बात है, और ठीक ठाक ही था 200 रुपए। उन दिनों में लिपिक वगैरह की भी 300-400 तनख्वाह होती थी और प्राइवेट। और मैंने खूब अध्ययन शुरू किया, और जैसे मैंने अंक निकालना शुरू किया, लेटर आने लगे, पोस्ट कार्ड आने लगे अंक की प्रशंसा में, तो वो सर बहुत खुश हो गए। और मैं इधर उन दिनों धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बरी, नवनीत, इस प्रकार की पत्रिकाएं होती थी जो इस दिशा के भी लेख और आर्टिकल्स को देती थी। मैं उनका अध्ययन करके नवीनतम खबरों को पत्रिका में जगह देता था। तो वैसे भी खुश थे, तुम तो बहुत अध्ययन भी करते हो। लेकिन दुर्भाग्य मेरा, उनको ऐसी घातक बीमारी हुई कि उनका स्मृति लोप हो गया, और उनकी स्मृति लोप होने के बाद वो कॉलेज का भी काम एक तरह से ठप हुआ, बंद हुआ। तो हमारा क्या था? अब सुनिए, थोड़ा सा प्रारंभ लंबा हो रहा है, लेकिन बीज के बारे में जानना जरूरी है, तब वृक्ष के स्वरूप का असली अंदाजा आएगा कि वृक्ष ऐसा एकदम है ना। बताएं। तो अब हमारे 1-2 मित्रों ने कहा ठीक है, आपको पत्रिका का अनुभव हो गया है, एक साहित्यिक पत्रिका निकालते हैं। तो हम लोगों ने ऋचा नाम से एक संस्था खोली और उसी नाम से पत्रिका के प्रकाशन का योजना बनाई। अब पैसा कुछ नहीं, लेकिन 4-5 लोग साहित्यिक गतिविधि के, जिसमें मानव जी तो आज बहुत ऊंचे स्तर के बाल साहित्यकार हैं और कई जगह सम्मान पा चुके हैं। वो उन दिनों स्वतंत्र भारत में लिखते थे वो। तो हम लोगों ने क्या किया, रोजाना एक विषय पर एक कविता लिखने का टास्क देते थे सबको, शाम को सब सुनाते थे और उस कविता की मीमांसा को समीक्षा करते थे। ऐसे में हमारे पड़ोस के नंदलाल जी थी, सीनियर थे वो, बल्कि हमारे जिसमें दीदी रहती मकान, उसके मकान मालिक के भाई साहब थे। तो एक दिन वो देख रहे थे,
बोले बेटा ललित तुम्हारे काम में तो अभिनय झलकता है, तुम जो पाठन करते हो क्यों नहीं इस दिशा में जाते। मैंने कहा फिर तब याद है बचपन की रामलीला, बचपन का वो राम कराम कथा और सांस्कृतिक परंपराएं सब एक साथ मेरे दिमाग में झोंका लगाने लगी। मैंने कहा लेकिन रास्ता, बोले एक बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल के थिएटर डायरेक्टर हैं, उनकी संस्था है राज बिसारिया साहब, वो यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, हम BA को पढ़ाते हैं। मैंने कहा फिर मैं ले जाऊंगा उनके पास तुमको। उनकी भी मतलब मेरे इस क्षेत्र में उन्हीं को क्रेडिट जाता है, चिनगारी लगाने वाला बंदा तो वही नंदलाल भाटिया जी। वहां पहुंचे, सर क्लास ले रहे थे, हमें कुछ आइडिया नहीं, और लॉबी में दूर किनारे खड़े हो गए। इतनी देर में पता चला 3-4 लड़के आ रहे हैं, अंदर झाड़ गए, उल्टे पैरों भागते, अरे राज बिसारिया सर है, भागो। मेरी कभी मैंने कहा इतना कठोर व्यक्तित्व है इनका, इतना कड़ा कि MA के स्टूडेंट डर के भाग रहे हैं। उन्होंने कहा डरो नहीं, ठीक है, हम डरते तो हम लोग भी थे जब पढ़ाते थे, लेकिन वो बात सुनेंगे। अब सर क्लास लेके निकले स्टाफ रूम की ओर, ठसक भरी चाल, बिल्कुल आधुनिक उनका वो वस्त्र विन्यास, लेकिन गले में एक लॉकेट था जो माँ आनंदमयी के यहाँ का था। वो बाद में मुझे पता चला कई सालों बाद जी। और तो हम लोगों ने तेज से चलो 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 करें, जैसे वो स्टाफ रूम की ओर मुड़ने वाले थे, आके खड़े हो गए। बोले सर नमस्ते। इन्होंने कहा मैं सर आपसे 6th and 70 में पढ़ा हूँ। वेरी गुड सर का एक तो बेस गजब था। बोले ये ललित हैं, पहाड़ के हैं, और पहाड़ का नाम सोचा पहाड़ के हैं। बोले पहाड़ों से मुझे बहुत प्यार है। इतना ही नैनीताल में उनका बचपन है ना, और पहाड़ों से वाकई प्यार। तो क्या फिर बताइए। उन्होंने कहा सर ये एक्टिंग में थोड़ा सा इनकी प्रतिभा है, ये ज्वाइन करना। तो फिर उन्होंने कहा क्या करो, मैंने नेचुरोपैथी प्रकृति पत्रिका के संपादन की बात बताई। बोले अच्छा आना एक दिन, और उनसे कहा इनका फॉर्म भरवाना, और चले गए। हमने कहा भाई साहब ये फॉर्म का, बोले ये तो हमारी भी समझ में नहीं आया। बोले अब बात आई गई होगी, मैं संकोचित था दोबारा कहाँ मिलूं। एक दिन स्वतंत्र भारत में विज्ञापन छपा, भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी द्विवर्षीय पाठ्यक्रम, और आवेदन आमंत्रित है निदेशक राज बिसारिया। ओ मैंने कहा अच्छा सर ने ये फॉर्म भरवाने के लिए कहा होगा। बस फिर आओ देखा ना ताओ, किसी तरह मतलब पेनिट्रेटिंग कंसंट्रेशन, और फॉर्म भरा, तैयारी की। और मेरी तैयारी कराने में, क्योंकि मैं मेन स्ट्रीम थिएटर का तो था नहीं, एकेडमिक थिएटर का तो जो 4-4, 5-5 साल के लोग होते थे अनुभवी, वो करते, तो उसने मेरी तैयारी कराई। ईश्वर के कृपा से मेरिट में 3रा नाम आ गया। वो दिन है और आज का दिन है। बस ये संघर्ष कहिए या उथल पुथल कहिए, ये पीछे का बैकग्राउंड ये था। ईश्वर ने साथ दिया। इसी संघर्ष से मैं, मेरा खजाना भी छिपा था जी, और दिशा किस तरह से सर ईश्वर ने रास्ता बनाने पहुंचा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा मैं एक चीज जानना चाहूंगा, दर्शकों को बताइए, इस नाटक के बाद साहित्य और रंगमंच की ओर मुड़ने का वह कौन सा क्षण था जिसने आपका जीवन बदल दिया? देखिए हालांकि पढ़ाई तो शुरू हो ही गई थी जी, और जीवन बदलने से पहले वो मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। मार्ग मतलब हाँ यही मार्ग है, इसी से आलोक मिल रहा। वो कब हुआ, जब मैंने प्रोस्पेक्टस पढ़ा। प्रोस्पेक्टस में क्या नहीं था, योग, पाश्चात्य साहित्य, भारतीय साहित्य, नाट्य शास्त्र, ऐसी तमाम चीजें। तो हम तो अभिनय के लिए गए थे ना, तो एक्टिंग सिखाएंगे। हाँ प्रोस्पेक्टस और रे भैया, तो मार्ग आलोकित हो गया। तो क्रांतिकारी क्षण वो भी था जब मैंने प्रोस्पेक्टस देखा। उसके बाद ईश्वर की कृपा से 2 वर्ष पूर्ण करने में मैं प्रथम स्थान मुझे मिला। वाह, प्रथम स्थान मिला। तो वहां उन दिनों एक नीति थी, प्रथम स्थान वाले स्टूडेंट को इंटर्नशिप अलॉट होती थी या उसको दी जाती जी, तो मुझे दी गई। उस इंटर्नशिप के दौरान, क्योंकि सारे टीचर उसी साल अपॉइंटेड थे, रेगुलर टीचर। वैसे तो हमने तो गेस्ट फैकल्टी से, राज साहब से, KN कक्कड़ साहब से, मतलब इंटरनेशनल फिगर्स से हमने पढ़ा, जो गेस्ट NSD से आते थे। तो वो उसी साल अपॉइंट हुए थे। तो उन लोग कहते ललित, क्यों मेरे सीनियर भी थे, सब उसी इंस्टीट्यूट से निकले थे कि जाओ तुम जाके क्लास ले। तो पढ़ाने का एक जो रफत शुरू होता है, हाँ,
वहां से शुरू हुआ। ठीक है, तो ये भी मेरे लाइफ का एक क्रांतिकारी बिंदु है कि ड्रामेटिक आज की पढ़ाई करने के बाद औरों की तरह सीरियल की तरफ या दिल्ली की तरफ मैं नहीं गया। तो ये मार्ग प्रशस्त, इसको टर्निंग पॉइंट कह लीजिए या कह लीजिए कि मार्ग का पूरी इनलाइटनमेंट कहिए, वो मेरा हो गया। तो तब से वो सिलसिला चला आ रहा। हाँ, कभी किसी नाटक को निर्देशन करने में, लिखने में, एक्टिंग करने में नए नए अनुभव हुए होंगे, कोई चीज बहुत अच्छी लगी होगी, कोई चीज संतुष्ट नहीं हुए होंगे। वो आपके आगे के सवालों से एकदम बातें निकलती जा सकती हैं। जी, तो वर्ष 1984 में भारतीय नाट्य अकादमी में चयन आपके करियर के लिए कितना निर्णायक साबित हुआ? अरे मैं तो कहूँ उसने मेरे को वास्तविक जीवन दे दिया। अरे कितना निर्णायक का क्या कहना है। अच्छा, मुझे लगता है मेरा जो जीवन था, जो मेरे जीवन की अर्थवत्ता थी, वो रंगमंच में ही थी। वो भारतीय नाट्य अकादमी में चयन होने से सुनिश्चित हो। और इससे बड़ा क्या हो सकता है। सही बात है ना? तो 1984 में जब आप ने भारतीय नाट्य अकादमी को चुना, उस दौर में रंगमंच को करियर बनाना एक साहसी कदम था। क्योंकि उस समय के आपके मन में क्या चल रहा था और किस चीज को आपने पीछे मुड़कर न देखने का हौसला दिया? ये कई लोग जाने की सोचते ही नहीं थे। रंगमंच में कोई जाने की सोचता ही नहीं था। तो उस आप क्या सोचते थे? आप पीछे मुड़ कर फिर आपने देखा भी नहीं। अब ये बताइए, ये बड़ा अच्छा सवाल ये हो गया जी। हमको अकल ही नहीं थी, न इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं था जो कि होना चाहिए कि भैया कैरियर अच्छा होगा। ये मूर्खता भी है ना? लेकिन मैं ऐसा रम गया कि आगे मेरा क्या होगा, मेरे दिमाग में ये बात आती ही नहीं थी। बस चलते गए। हाँ, आती नहीं थी। वो बता रहे तो क्यों इंटर्न चुने गए, तो इंटर्नशिप में स्कॉलरशिप थोड़ा बढ़ जाती थी। तो हमने कहा हाँ, करियर तो चल ही रहा है। अब ये वो इंटर्नशिप करते करते मुझे बाहर से 2 संस्थाओं का ऑफर आ गया कि बाहर निकलते आप हमारे लिए प्ले डायरेक्ट करेंगे। मेरी एक्टिंग देख के मुझे डायरेक्शन का ऑफर मिल गया। तो उधर सोचने की जरूरत ही नहीं हुई। तो मैं डायरेक्शन हुआ तो मैंने सोचा यार क्या किया जाए, कौन सा नाटक है। नाटक सब लोग अपना खुद नाटक लिखा, लेखन की शुरुआत भी हो गई। जिस 31 दिसंबर 1987 को मेरी जिंदगी का पहला लिखित निर्देशित नाटक हुआ जिसमें मैंने अभिनय भी किया। अब तक कोर्स के दौरान, इंटर्नशिप के दौरान मैं केवल अभिनय ही कर रहा था जी। उस नाटक को देखते हुए एक दूसरी संस्था ने ग्रीन रूम में आके मुझे कह दिया कि आप अब हमारे यहाँ नाटक करो, डायरेक्ट करो। तो ये हुआ कि अब करियर की तरफ सोचना ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिर वहां क्या, लेकिन उन्होंने कहा हमें कॉमेडी चाहिए। मैंने तो अस्थिकुंड नाम का नाटक लिखा था जी, बहुत गंभीर विषय था और रंगमंच के एक सार्थक रूप से रंगमंच में संघर्ष करने वाले व्यक्ति की वो कहानी थी जिसका अपने परिवार से, समाज से सहयोग नहीं मिल रहा था और परिवार भी विखंडित हो रहा था। उसके संघर्ष की कहानी को ही मैंने अस्थिकुंड नाम का एक नाटक किया। उसमें फिर उन्होंने कहा हमारे यहाँ कॉमेडी कर लिया। तो मैंने कॉमेडी बोले तो फ्रांस के एक नाटककार हुए जिनकी शैली रही है कॉमेडी की, कॉमेडिया डेलार्टे, फार्सिकल। तो उन्होंने अपने समाज का जो धार्मिक आडंबर पर व्यंग किया फार्सिकल वे में, प्रहसन में। वो नाटक था तारतूफ। तो उसका मैंने भारतीयकरण किया, को लिखा धर्म धुरंधर के नाम से। धर्म के क्षेत्र में पाखंड और आडंबर और दुष्चरित्र लोग किस तरह से पाए जाते हैं, वो बात थी। तो वो भी नाटक हिट हो गया। अब कुछ दिनों ब्लैंक रहा समय, 1-2 महीने। लेकिन मुझे फिर मुझे पता चला कि संगीत नाटक अकादमी के उप सचिव मुझे ढूंढ रहे हैं। किसी ने मुझसे कहा, शरद नागर जी, अमृतलाल नागर जी के सुपुत्र, वाह, है ना। और ये गवर्नमेंट की बॉडी है, संस्कृत विभाग के अंदर। ढूंढ रहे, मैंने कहा क्यों ढूंढ रहे? वो पहुंचा वहां, बोले बेटा कहाँ घूम रहे हो, तुमको सहारनपुर जाना है, चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप डायरेक्ट करने और अकादमी की तरफ से भेजे जा रहे हैं। और जैसे तुम हो, जैसे तुम्हारी प्रतिभा है, जैसे तुम्हें गुण है, वैसे बच्चों में भी वो चीजें लानी है। तो नाटक के जरिए बहुत गुणात्मक विकास होता है। ये बात मुझे तब तक नहीं थी कि आप बच्चों में भी इस तरह से किया, पता नहीं थी। तो वहां भेज दिया गया। 1988 की बात है। फर्स्ट क्लास आना जाना, 2500 रिम्यूनरेशन, मानदेय, ऑनरेरियम और वहां संस्था के द्वारा खाना पीना रहने की व्यवस्था। अब कहाँ सोचेंगे आप, कहीं सोचने का मौका भी नहीं मिला कि आगे क्या करेंगे।
वो हुआ, बहुत अच्छा हुआ। वहां मैंने एक चीज और जानी, नहीं भाई, नाटक रंगमंच की पढ़ाई की एक अर्थवत्ता ये भी है कि बच्चों का सांस्कारिक विकास कराया जा सकता है इसके माध्यम से। न केवल वैसा नाटक की कथा चुनकर ही नहीं, उनका मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट करके, शारीरिक, वाचिक और मानसिक ट्रीटमेंट करके उनको इस ओर ले जाया जा सकता है। नाटक आपने बहुत बड़ा माध्यम बनाया। हाँ, बन गया। यही ईश्वर की प्रेरणा थी। मेरे में उतनी अकल नहीं थी, काम देके मुझे सिखाया, दरवाजे खोले, बेटा ये भी है, ये भी है, देखो। ऐसे नहीं कि हाँ बहुत बड़ी एक्टिंग कर ली तो हो गया, है ना, मेहनत तो करना है ना, इनोवेशन भी करते गए जी। हाँ, ये भी और उसके बाद कुछ दोस्तों ने, मेरे बैचमेट विजय शुक्ला, अब आगे क्या है, हमेशा तो वर्कशॉप नहीं मिलेगी, और लखनऊ में क्या पढ़ा है, चलो श्री राम सेंटर दिल्ली का फॉर्म भरो। श्री राम सेंटर दिल्ली रिपर्टरी, यानी पेड कलाकारों का ग्रुप। अच्छा, भरत राम जो ग्रुप है ना, उनका रिपर्टरी थी जी। वहां इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हो गया, तो 1 साल वहां कलाकार रहा। अब इतने दिनों में भारतीय नाट्य अकादमी जहां से मैं पढ़ा था, उसका भी रंगमंडल दल खुल गया हमारे गुरुदेव की प्रयासों से, लगातार सरकार से लड़ते हुए। यानी पेड कलाकारों का ग्रुप जो कि डिप्लोमा होल्डर हैं, ट्रेंड हैं और अनुभवी है, उनको छांटा जाता। तो वहां छोड़ के आया, A ग्रेड में सिलेक्शन हो गया। अब संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई बहुत अच्छी नीति नहीं थी रंगमंडल के बारे। हर साल वो बंद हो जाता था, कभी 1 महीने, कभी 5 महीने, कभी 6 महीने, कभी 1 साल। 5 साल लगभग मैं रंगमंडल में रहा, लेकिन 5 साल के बीच के दौर में 2.5 साल की 28 महीने की तो बेरोजगारी की थी। इस दौरान मैंने दूरदर्शन के लिए वृत्त चित्र लिखने का काम मुझे मिला। वाह। डॉक्यूमेंट्रीज, मेरी लिखी हुई कई डॉक्यूमेंट्रीज नेशनल और लखनऊ से टेलीकास्ट हुई, लेकिन उन लोगों को मैं क्रेडिट दूंगा जिन्होंने मुझे चुना कि भाई आप लिखो, आप लिख सकते हो, मेरी वो पहचान की। तो हमने कोकरेल के वन्य जीवों पर, रेशम उद्योग पर, पॉटरी उद्योग पर और इस तरह के तमाम चीजों पर डॉक्यूमेंट्री, जितने गंभीर विषय थे जी, उन सब पे आपने काम किया। और उसके बाद 1997 में प्राइवेट प्रोड्यूसर्स को डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्रोजेक्ट पास हुए, तो लोगों ने मुझे लिखने के लिए चुना, जिसमें हर्ष थपलियाल जी। तो उनके लिए मैंने 3 डॉक्यूमेंट्री लिखी। कुमाऊनी महिलाओं का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, पहाड़ों में पंचायती राज और वीर चंद सिंह गढ़वाल, ये 3 डॉक्यूमेंट्री मैंने समय समय पर लिखी। अच्छा। उसके बाद नंदा देवी राज जाट के ऊपर डॉक्यूमेंट्री लिखने के लिए दूरदर्शन से मेरे पास लेटर आ गया, कैमरामैन राजेश राणा जी की कोशिशों से। तो क्या हुआ कि बीच में बड़ा संघर्ष, ये आर्थिक उथल पुथल बहुत बिल्कुल तलहटी में धंस जाना, ये भी होता रहा। तो ऐसे में अपने परिवार का ईश्वरीय अंश इनमें मानता हूं कि कभी मेरे बच्चों ने कोई उफ नहीं की, कभी कोई क्यों नहीं की, कोई लालसा नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, तो ये सहयोग कहाँ मिलेगा। सही बात है, परिवार का तो साथ मिलना सबसे जरूरी है। देख रहे हो और हमारा जीवन संघर्ष में चल रहा है। इसी बीच मैंने 2.5 महीने परिवार को, 2.5 साल के लिए परिवार को वहां भी भेजा, जब मैंने रंगमंडल छोड़ा कि हर साल तो बेरोजगारी हो रही है, छोड़ा जब, तो बाहर से नाटक के लगातार काम भी मिलते रहे, लेकिन अमाउंट बहुत कम। तो मीडिया में, सीरियल की दुनिया में जाने का कभी ख्याल नहीं आया, और धीरे धीरे मुझे लगा वहां जाऊंगा तो अपने मन का थोड़ी कर पाऊंगा, जो मुझसे कराया जाएगा वो मैं करूंगा। वो कराया जाने वाला व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कितना उपयोगी होगा, कितना नहीं होगा। मैंने जोकरी करने के लिए, खामखा का इलॉजिकल मनोरंजन करने के लिए तो पढ़ाई नहीं की है ना, इसलिए मनुष्य का जन्म लिया है। नहीं, मैंने ये सोचा तो भैया संघर्ष में रहो, कुछ ऐसा कर जाओ कि लगे कि हाँ भैया हमारे मनुष्य होने का अर्थ है, रंगकर्मी होने का ही नहीं, मनुष्य होने का अर्थ है। अच्छा, मनुष्य होने का अर्थ हम कहाँ खोज पाएंगे भैया, जहाँ की पढ़ाई की है, जहाँ का काम सीखा वहीं तो कर पाएंगे, किसी दूसरी फील्ड में तो जा नहीं पाएंगे, वहां से ABCD फिर शुरू करनी पड़ेगी। तो फिर रंगमंच में ये तलाशा, फिर मैंने NGOs के लिए जो
अनाथ बच्चों के लिए, रेलवे स्टेशन में भटकते बच्चों के लिए काम कर रहे थे, चिल्ड्रन होम में नार की परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए उनको मुख्य धारा में लाना और समाज में उनके प्रति करुणा जागृत करना, कर्तव्य बोध जागृत करना, मैं इसमें लगा रहा। उसमें तो उसमें आपको मिल जाएगा। अब सवाल दर सवाल बात होगी। मुझे लगता है प्रारब्ध में जरूरी भी है, उसके बगैर तो किसी भी प्रासंगिकता नहीं जोड़ पाएगा दर्शक। किसी भी सवाल के उत्तर में जमीन के अंदर बीज कैसे बना, इससे नहीं जोड़ पाएगा। वो पेड़ की शक्ल, ब्रांचेस देख के रह जाएगा, खुश होगा या नहीं होगा, लेकिन असलियत नहीं पता चलेगा। और एक विद्वान की जो विद्वता है वो मालूम नहीं पड़ेगा, वो नहीं मालूम जो आप दर्शकों को आप बता रहे हैं जी। एक भारत के राष्ट्रपति द्वारा दी जाने वाली संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021, इस प्रतिष्ठित सम्मान की घोषणा होने पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी और आप इसे किसे समर्पित करते हैं? तो पहली बार आता है ना फोन की मिला, तो क्या आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल आया और किसे समर्पित करते हैं? क्या हुआ कि जैसे मतलब ऑफ द रिकॉर्ड है, सवेरे सवेरे मेरे सरकत जी भानु भारती जी इंटरनेशनल गुरु हैं वो, मतलब थिएटर के। तो मैंने कहा, मैं रिहर्सल करा रहा था सवेरे संगीत नाटक अकादमी के रिहर्सल रूम में, हम लोग किराए पे लेकर काम करते। उनका फोन आया और ललित क्या हाल चाल है? मैंने सर ठीक है सर। सर अरे कुछ पता चला? सर अरे कुछ अवार्ड का पता चला। तो मेरा रोमांचित हो गया, क्योंकि याद आ गया हमने आवेदन किया था और यूपी के संगीत नाटक अकादमी की ओर से मेरा नाम रेफर हुआ था जी। हाँ सर, हाँ ठीक, गॉड ब्लेस यू। उनका प्यार इतना कठोर, जैसे नारियल होता है ना, इस तरह से वो दिखाते हैं। फिर रात को उन जिन भंडारी जी के, हमारे आनंद सिंह भंडारी जी हैं, उनके बच्चे की शादी थी, पार्वती महापरिषद के प्रांगण में आयोजन था। और वहां से देवराज अंकुर सर है, थिएटर की बहुत बड़ी इंटरनेशनल पर्सनालिटी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर, मुझ पर बड़ा समय रहता है। पहले बधाई हो। मैं समझ, अरे सर थैंक यू सर, थैंक यू। मैं रोमांच हो रहा है, भीतर से गदगद हो रहा है। आंसू आना चाह रहे, आ नहीं रहे, आना चाह रहे, आ नहीं रहे हैं। अब मेरा संघर्ष से बिल्कुल जड़ और कठोर हो जाने के कारण भी ऐसा हो। लेकिन समर्पित किसको करना था? ईश्वर ने प्रारब्ध रचा है। वो गुरु जिसने मार्ग में टॉर्च लगाई, राज बिसारिया जी, और वो मेरा माता पिता जिन्होंने जन्म दिया है, और मेरा परिवार जिन्होंने मेरे संघर्ष में साथ साथ उनके भी जीवन का संघर्ष रहा है, ऑफ नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इससे आपने अक्सर देखा गया है कि अपनी सफलता का श्रेय गुरु राज बिसारिया को दिया है। उनके मार्गदर्शन ने आपकी निर्देशन शैली को कैसे प्रभावित किया? क्या है, कौन सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा, एक से और मैं बता दूं, बिसारिया सर रंगमंच में मेरे गुरु ही नहीं है, मैं उनको अपना रंगमंच में जनक भी मानता हूँ जी। रंगमंच में पैदा भी उन्होंने किया, गुरु तो बाद में ना, पहले पैदा किया, पढ़ाया बाद में, है ना। अच्छा, राज साहब हमेशा कहा करते थे, मुझे अपनी फोटोकॉपी नहीं बनानी है। मतलब सर की तो बात ही निराली थी। मतलब फोटोकॉपी मतलब जैसा मैं करता हूं तुमने आत्मसात कर लो, वैसा तुम भी कर दो, नेचुरल एकदम। है ना। आपने कौन सा नाटक चुना है, उसकी विषय वस्तु क्या है, उसका तेवर क्या है, उसका मूड क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, और आपकी क्रिएटिविटी क्या है, आपके भीतर क्या नवोन्मेषी तत्व है, उसका भरपूर उपयोग करो, तो वो तुम्हारी रचना होगी। लेकिन ये भी बता कौन रहा है? गुरु ही तो बता रहा है, वही रास्ता दिखा देंगे, है ना। तो मैं जो भी कर रहा हूं उसके पीछे उनका ही योगदान है। हाँ, क्योंकि आपने बायोडाटा में देख ही लिया होगा, तरह तरह के मेरे अलग अलग शैली के अलग अलग नाटक हैं। तो नाटक की कथा वस्तु, तथ्य और विषय वस्तु और पृष्ठभूमि वातावरण के अनुसार शैली अलग अलग हो जाती है, ये है। और जहां तक प्रभावित करने की बात है,
सर का जो भी निर्देशन का नाटक हमने देखा वो अपने आप में निर्देशन की और अभिनय की किताब होती है, शास्त्र होता है। अच्छा, उससे ये तो सीखा। बहुत बढ़िया। हाँ, पहाड़ के संघर्ष ने एक कलाकार के रूप में आपकी संवेदनाओं को किस तरह आकार दिया? अच्छा, एक चीज और बताऊं, पहाड़ का मेरा संघर्ष तो कुछ नहीं रहा। संघर्ष का मतलब अभी मैं उसी में आ रहा। हाँ। हाँ हाँ, संघर्ष तो पिताजी का रहा, माताजी का रहा, लेकिन हमने संघर्ष देखा ना, पहाड़ का संघर्ष देखा। ठंडे चट्टानों में नंगे पैर हम भी दौड़े, दूर गधेरों में गाय चराते हुए नंगे पैर हम भी दौड़े, लेकिन वो बाल सुलभ एक आनंद होता था जी। लेकिन पहाड़ ने मुझे दिया क्या? पहाड़ के इस संघर्ष ने मुझे संवेदना दी, जो मैंने देखा वहां, मानवीय संवेदना दी जी, और रचनात्मक प्रेरणा दी। वहां के खल खल करती नदियों ने, गरजती नदियों ने रोमांचित किया। आकाश नीले, आकाश निरभ्र, आकाश में चमकते सितारों ने ईश्वरीय वैभव की का आभास दिया। अधिक खड़े पहाड़ों ने दृढ़ता का आभास दिया। वन में लहराती हवा ने और लहराते वक्तों ने समृद्धि का आभास दिया। दूर जंगल में दहाड़ती शेर की आवाज ने एक रोमांच और एक विवश रस दिया है, भयंकर रस का। वो क्या, जंगलों में आग लगती थी, जैसे आप हमारे, मैं आपके तरफ मुखातिब हो ही रहा हूँ, बड़ी देर से मैं आपको नहीं दे, जो कि आप ही के माध्यम से मैं दर्शकों तक पहुंच रहा हूँ। पहाड़ में जंगलों में आग लगती, अब तो त्रासदी हो गई है, एक स्वाभाविक आग लगती थी, यूं यूं रेखाएं आग की बनती थी, उनको हम देखते थे तो एक अलग रोमांच आता था। और पहाड़ की चोटी के घरों में टिमटिमाते दिए और आकाश के तारे जब एक साथ घूमने जाते थे, वो धरती आकाश का एकीकरण का एहसास दिया। तो पहाड़ ने मुझे ये दिया, और भी पता नहीं क्या क्या। बहुत सुंदर, मतलब इसको एक तरह से आपने एक तरीके से कविता का रूप देने की कोशिश कर दी होगी, मतलब मजा आ गया। अच्छा, आपने 150 में से लगभग 30 नाटक या शायद उससे ऊपर भी हो, करीब 40 होंगे, 40 बच्चों के लिए लिखे हैं। जी जी। बाल रंगमंच पर इतना अधिक ध्यान देने के पीछे क्या उद्देश्य रहा? हमें ऐसा लगा कि अगर समाज को का मानवीय विकास करना है तो प्रौढ़ समाज से ज्यादा जो नया अभी आ रहा है, जिसमें संभावना है सही दिशा दिखाने की, जड़ को मजबूत। हाँ, तो वहां और संयोगवश मैं लखनऊ में एक बहुत अच्छा बाल रंग कर्म करने वाला निर्देशक माना जाने लगा। अच्छा। हाँ, बाल रंगमंच मतलब ललित पोखरिया ऐसा भी हो गया था। तो मैंने कहा जब ऐसी छाप बन रही है, छवि बन रही है, तो इसमें काम करना है जी। तो मैंने अति संपन्न वर्ग के बच्चों के साथ भी काम किया और शासकीय ऊंचे आईएएस अधिकारियों के बच्चों के साथ भी काम किया, मध्यम वर्ग के बच्चों के साथ भी काम किया, किसानों मजदूरों के बच्चों के साथ भी काम किया, अनाथालय के बच्चों के साथ काम किया, चिल्ड्रन होम में पढ़ने वाले बच्चों के साथ काम किया, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन में आजीविका के लिए दुर्दांत नारकीय परिस्थितियों में जीवन संघर्ष करने वाले बच्चों के साथ भी काम किया। और ये अवसर बाल रंगकर्मी के अच्छे निदेशक के रूप में मेरे प्रचार हो जाने से अलग अलग लोगों ने मुझसे संपर्क करना शुरू किया, एनजीओज ने, जिसमें एहसास का बड़ा योगदान है। एहसास जो संस्था है, तो इस सेक्टर में जो मैंने काम किया कि एक नया आयाम, अरे भैया कितनी नारकीय परिस्थितियों में बचपन जी रहा है, यहां भी तो देखो भाई, यहां भी तो देखो। तुम एक दिन के झंडे गाड़ दोगे तो दुनिया का क्या उससे भला होने वाला है? तुम बहुत बढ़िया अच्छे हैं, चलो तालियां बज रही, तो इससे मानवता का क्या भला होने वाला है भाई? तो आपकी कला से, आपकी कला की उत्कृष्टता से, चाहे वो लेखन हो, निर्देशन हो, अभिनय हो, किसी न किसी आयाम में समाज का, मानवता का हित होना चाहिए और व्यक्ति का गुणात्मक विकास होने में आपका योगदान हो ना हो, योगदान का प्रयास होना चाहिए। प्रयास तो होना ही चाहिए, ये वाला मामला है। आपकी रचनाएं जैसे फांसी से बढ़कर जी और आविष्कार की खोज में जी, इसके पीछे क्या प्रेरणा थी? ये बहुत ही काफी फेमस। हाँ, लेकिन मैं आपको मतलब आपकी प्रशंसा करना चाहूंगा जी। इतने सारे नाटकों में 2 नाटक ऐसे चुने आपने जिस पर मेरे पास बोलने के लिए बहुत है।
लेकिन बोलेंगे हम संक्षेप। एक लाइन ऐसा बताइए हाँ। कि हमारे दर्शकों ने कि हाँ इस फांसी से बढ़कर और आविष्कार की खोज में ये चीज था जो बताओ। अच्छा, आविष्कार की खोज मैंने पहले निकल दिया था और फांसी से बढ़कर उससे 1 साल बाद देखा। जब 1991-92 में अंतरराष्ट्रीय गेट और ये डंकल प्रस्तावों की वजह से भारत की सनातन संपत्ति, बौद्धिक संपदा का पेटेंट कानून के नाम से डकैती उस पर पड़ रही थी, तो मुझसे मंचकृति संस्था का हास्य नाट्य समारोह होता, मुझसे कहा गया कि उससे पहले भी कहना एक नाटक लिखे। मैंने कहा यह विषय हो सकता है कि अमेरिका की जो हल्दी, तुलसी, इन सब पर पेटेंट की जद्दोजहद चल रही थी, वो ग्रैब भी होने वाली थी। तो मैंने एक व्यंग रचना की, एक दिन ऐसा भी तो हो सकता है अमेरिका भारत की झोपड़ी को कहे कि ये तो इसका आविष्कार हमने किया था। क्योंकि झोपड़ी इन मकानों की अपेक्षा एयर कंडीशनिंग के लिए ज्यादा बेहतर होती है। तो मेरे दिमाग में एक फितूरी आदमी है, उसको डर होता, नायक है उसका, भारत केसरी नाम है, उसके दिमाग में यार ऐसा ना हो कि कहीं अमेरिका ये ऐसा ना कर दे कि झोपड़ी का आविष्कार हमने किया। लेकिन वो मानता नहीं, झोपड़ी का आविष्कार तो भारत में ही हुआ होगा और मैं इसकी खोज में निकलूंगा, आविष्कार की खोज में, कि झोपड़ी का आविष्कार किसने किया था इसकी खोज में निकलूंगा। बहुत बढ़िया, ये आइडिया बहुत बढ़िया, गजब। आपकी रचनाओं में हुमायूं की लोक कला और संस्कृति का प्रभाव दिखता है? बिल्कुल। मैंने 6-7 नाटक ऐसे लिखे। एक तो राजकुंवर, एक नाटक समाधि सुख, पानो खोलिया जी की कहानी, बहुत अच्छे साहित्यकार रहे हैं, अब दिवंगत हो गए। उनकी कहानी थी समाधि सुख। और बीएनए रंगमंडल में 1993 में मुझे नाटक निर्देशन, कलाकार रहते हुए मुझे नाट्य निर्देशन के लिए ऑफर किया गया था बिना किसी एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन के। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बहुत ही मतलब सपोर्ट किया। तो पानो खोली जी की इस कहानी को मैंने राजकुमार नाम से लिखा, लेकिन वो क्योंकि रियलिस्टिक फॉर्मेट में था तो उसमें मैंने प्रसंगवश रामलीला, होली इसके गीत डाल दिए थे, जनोली वगैरह डाल दिए प्रसंगवश। लेकिन 1994 या उससे पहले से संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश में, उन दिनों तो उत्तराखंड यूपी में ही था, अलग अलग जिलों में नाट्य कार्यशालाओं को आयोजित करने और नाट्य प्रस्तुतियों को उनका मंचन करने के लिए निर्देशकों का पैनल बनाया। तो मुझे भी उसमें चुना गया। तो 1994 मैंने रिक्वेस्ट की, पहली बार है, मुझे कृपया मेरे गृह जनपद पिथौरागढ़ भेज दीजिए, है ना, पहले अपनी मिट्टी से काम करो। तो वहां मैंने नाटक लिखा धर्मदास। अब उसकी व्याख्या तो लोग, तो उसमें पूरी लोक शैली, सूत्रधार, जागर गायन, ये वो सारे गीत उसमें डाले कि वो लोक शैली में नाटक लिखा ही था। उसके बाद 1995 में अल्मोड़ा भेजा गया, पैनल में था। तो मैंने पाथर बॉल नाटक लिखा। पाथर बॉल ने पत्थर की गाथा। उसका सेंट्रल आइडिया था, पहाड़ की परिस्थितियों से दुखी होकर वहां का पत्थर आत्महत्या कर रहा है, वो चोटी से खुद को गिरा दे रहा है नीचे हजारों फीट खाई में, वो आत्महत्या कर रहा है। सुंदर कल्पना है। ये क्या था, तो उसमें भी वही संभव हुआ कि लोकगीत और जागर गायन ये सब, और पहाड़ी धुनों को हिंदी में, क्योंकि नाटक तो लिखे हिंदी में, लेकिन पर्वतीय परवरिश रखना था, तो मैंने झोड़े के धुनों पर लिखा, न्योली के धुनों में हिंदी गीत लिखे, इस तरह से काम किया। फिर उत्तरायणी अगले साल फिर पिथौरागढ़ गया, उसमें ये क्या। फिर 2011 में अपनी संस्था से यहाँ मैंने स्वाधीनता की शैल गाथा लिखा, उसमें भी वो किया। फिर 2016 में वीर चंद सिंह गढ़वाली जी पर नाटक लिखा, पूरी गाथा गायन शैली में। तो इस तरह से मैं ये भी काम कर रहा हूँ जी। दुखवा में बीतल रतियां और भी कई शीर्षकों में आपने काम किया, लेकिन इसमें जो मानवीय संवेदनाएं आपने झलकाई, जी जी, क्या आप अपने आसपास किसी सामाजिक समस्या को नाटक या कहानी के माध्यम से व्यक्त करते हैं? तो अधिकतर तो यही करते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय समस्या हो, चाहे राष्ट्र प्रेम की बात हो, स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े, मैंने फांसी से बढ़कर स्वाधीनता आंदोलन से ही जुड़ा हुआ है, और सामाजिक समस्याओं हो, है ना जी, और सामाजिक संघर्ष हो, सब इस पर काम किया है। दुखवा में बीतल रतिया, ये रामेश्वर उपाध्याय जी की बड़ी मार्मिक कहानी है। ये इप्टा में, लखनऊ इप्टा में हमारे मित्र बसंत रावत
प्ले डायरेक्ट करने का उन्हें ऑफर मिला तो उन्होंने इस कहानी को चुना कि दादा आप इसका नाट्य रूपांतरण कर दीजिए। जी। दुआ में भीतल रतिया वहां के आपको मालूम होगा पुरुष नर्तक ही महिला नर्तक का काम करते हैं, वो मनोरंजन का काम, लेकिन उनकी इज्जत नहीं होती है। समाज के बलिष्ठ लोगों के द्वारा, समर्थ लोगों के द्वारा उनको बहुत हिकारत की दृष्टि से देखा जाता है, तरह तरह से उनका शोषण किया जाता है। तो उसी की पीड़ा को व्यक्त करने वाला ये नाटक था। तो ये भी मुझे लगा भाई ये तो एक बहुत सुउद्देश्य नाटक है, तो मैं अच्छा लिख गया नाट्य रूपांतरण। वो एक ऐसा नाटक है जिसका निर्देशन मैंने नहीं किया, मेरे द्वारा लिखा गया नाटक। ऐसे और नाटक नहीं है, जितने मैंने लिखे उनका निर्देशन मैंने भी किया ही है, और उसमें 8-10 नाटकों का निर्देशन और लोगों ने भी। क्या खूब बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि 150 नाटकों का निर्देशन जी, 91 नाटकों का लेखन जी, और 550 में अभिनय। जी अच्छा, 550 में अभिनय किया। नाटक तो वो करीब 95 ही होंगे, लेकिन एक एक नाटक कई बार होता है, अलग अलग समय में अलग अलग जगह पर होता है, तो उसको 550 मंचन हो गए, मंचन हो गए। जी। तो इनमें से वह कौन सा किरदार या नाटक है जिसने ललित सिंह पोखरिया को पूरी तरह झकझोर दिया या बदल दिया, या कह सकते हैं जो आपके दिल के सबसे करीब हो? हाँ, वो चुनना कठिन है, फिर भी मैं 2-3 उदाहरण आपको देता हूं। एक हमारे राज बिसारे सर ने, गुरुदेव ने 1989 में नाटक किया था जूलियस सीजर, शेक्सपियर का लिखा हुआ। तो उसमें क्या था, मैं रिपर्टरी में रंगमंडल में था ही, तो रंगमंडल के साथ साथ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को तो लिया ही, और जो सेकंड ईयर पास आउट लोग कर चुके थे उनको भी उन्होंने शामिल किया, तो बड़ी टीम थी 45 लोगों की। मुझे उसमें एक 12, 13, 14 साल के बच्चे का रोल करना था जो ब्रूटस का नौकर था। बहुत छोटा रोल था, बहुत छोटा। शुरुआत में ऐसा ही लगता था, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस, अच्छा सर हमसे कुछ कहते नहीं थे, ऐसा करो वैसा ना करो, हाँ ठीक है ठीक है, और सोचो और सोचो और सोचो और सोचो और सोचो, करते करते कोई छोटा सा नाटक जिसमें बहुत कम समय में स्टेज में रहता हूं, उसने ऑडियंस का इतना बड़ा मुझे अप्रिसिएशन ऑडियंस से मिला, और मुझे करते समय रोमांच होता था। छोटा सा, वो हमेशा याद रहता है मुझे। ठीक है। और बाकी एक नाटक है मॉडल बिहार, मेरा लिखा हुआ कॉमेडी नाटक, जिसमें मैं कुल नाटक उसमें 10 किरदार है, लेकिन 5 किरदार मैं अकेले करता हूं उसमें, अलग अलग टाइम पर। तो वो भी नाटक क्योंकि प्रशंसा बहुत मिलती है, और एक्टिंग बहुत फ्री होके उसमें मैं करता हूं। अब उसमें बड़ा चैलेंज भी है, ऑन स्टेज से ज्यादा चैलेंज तो बैक स्टेज में आ जाता है, कॉस्ट्यूम चेंज करने में। कोई 3 मिनट बाद 4 मिनट बाद दूसरी एंट्री, इसको उतारो दो, तो बैक स्टेज में इतना मैनेज करके रखना पड़ता है। ये उतारूंगा तो कहां रखूंगा, और इसको उतारने के बाद अगली कॉस्ट्यूम की कौन सी चीज सबसे पहले पहनूंगा, उसका क्रम क्या है, ये देखना पड़ता है। तो वो बहुत अच्छा, उसकी लोग प्रशंसा करते हैं। इस तरह से और भी है, क्योंकि बातें और भी तो उनका नाम फिर कभी लिया। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी तो है ही हैं, तो आप लेखन, निर्देशन और अभिनेता तीनों हैं, ठीक? तो इन तीनों में से सबसे अधिक संतुष्टि किसमें मिलती है? फिर हाँ, नहीं, अब कहना चाहिए लेखन में मिलती है। लिखते इसमें प्रेशर नहीं होता है, डायरेक्शन में बहुत सारी चीजों को जोड़ना पड़ता है, कैप्टन ऑफ द शिप की तरह काम करना पड़ता है, तो वर्क प्रेशर। एक्टिंग में भी फ्लोर में तैयारी में बहुत लंबा टाइम लगता है, और फिर मंच पर प्रस्तुत करने का एक अलग ऑरा में जाना पड़ता है, अलग ऑर्बिट में जाना पड़ता है, तो वहां काम ज्यादा है। और राइट में क्या बैठे बैठे आप कर रहे हैं तो संतुष्टि, लेकिन इसका मतलब नहीं हम काम से घबरा रहे हैं। संतुष्टि उसमें आपको एक आपको संतुष्टि मिलती है। और मैं बता, तभी लेखक लिखता है, तभी वो स्क्रीन पे आता है। जी, मैं बता दूं, कई बार नाटक ऐसे मैंने लिखे हैं, लिखते लिखते आंसू बलबला के गिरे हैं। अगर मंच में एक्टिंग करते वो उस रोल में आंसू नहीं, वो तो परिस्थिति जो मैं लिख रहा हूं उससे आंसू गिर रहे हैं, है ना। तो एक्टिंग के करते समय तो हमें बहना नहीं पड़ेगा,
जो मूड एक्टर रोल का है वैसा करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो कई बार ऐसा हुआ है, राजकुमार नाटक लिखते समय, उत्तरायणी नाटक लिखते समय बिल्कुल नैसर्गिक प्रवाह आंसू का हुआ है और मैंने बहने दिया। और अभी हाल में जो सूर्यपुत्र मृत्युंजय मैंने लिखा है कर्ण के ऊपर जी, उसका मंचन 19 जुलाई 2000 अभी 25 में हुआ है। उसके कई प्रसंगों को लिखते समय और उसमें लिखते रहो, फिर रुकना नहीं है, आंसू नहीं पहुंचने। अरे आंसू आने, ठीक है, उसी मूड में अगली लाइन चल रही है, उसमें अगली लाइन चल रही है, यानी अरे मुझे तो रोना आ गया। हाँ नहीं, अभी तो चलो, ये तो प्रवाह मिला हुआ है। तो ये आनंद रेयर है, ये आनंद रेयर है, ये मुझे ईश्वर की कृपा से मिला है। तो भारतीय नाट्य अकादमी रजत जयंती पुरस्कार, कलाकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ लेखक निर्देशक पुरस्कार, मंजूश्री पुरस्कार, उर्मिल थपलियाल स्मृति सम्मान पुरस्कार, उत्तर प्रदेश राज्यपाल की ओर से कलानिधि पुरस्कार, मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सीनियर फेलोशिप से कई महत्वपूर्ण सम्मान आप सम्मानित हो चुके हैं। जितना लिस्ट है मैं बोलता जाऊं तो कम पड़ जाएगा है? तो इन पुरस्कारों ने आपकी जिम्मेदारी को समाज के प्रति कैसे बढ़ाया, संक्षेप में? जैसे ही कोई पुरस्कार मिलता है खुशी का रोमांच तो होता ही है और लगता है इज्जत दांव पर लग गई है। अब इज्जत दांव पर लगी, ये चुनौती भी है। यहां तक पहुंची, यहां से तो अब भैया नीचे आना ही नहीं, जिम्मेदारी बढ़ती हैं, सरोकार बढ़ते हैं और लगता है कि नहीं भाई, और वो आशीर्वाद भी होता है, ताकत भी देता, आशीर्वाद। हर पुरस्कार मेरे लिए आशीर्वाद है और आगे के लिए चेतावनी है, चुनौती, चेतावनी, आशीर्वाद। वाह क्या बात। तो नाट्य संस्था निसर्ग संस्था की स्थापना 2001 में आपने की है जी। इसके विषय में थोड़ा संक्षेप में बताएं। हाँ, क्या हुआ कि शुरू में तो केवल एक्टिंग ही करते थे जी। और थोड़ा सा परिपक्वता यहाँ लगा कि नहीं, हमें डायरेक्शन भी तो करना चाहिए, है ना, वो एक बड़ा काम है। तो डायरेक्शन क्या करें, इतने नाटक है, हमें अपनी बात कहनी चाहिए, तो लेखन शुरू हो गया साइमल्टेनियसली। फिर लेखन, अब ये सोचा चलन कि हमारा लिखा हुआ डायरेक्ट किया हुआ कितनी बार बाहर के लोग करेंगे, तो अपना एक मंच होना चाहिए, अपनी एक संस्था होनी चाहिए जिसमें खुलकर हम अपने उद्देश्यों को ला सके, किसी का कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, सामाजिक उद्देश्यों को सामने जो हम चाहते हो सामने रहे, किसी का कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, इसलिए इसको स्थापित। बहुत खूब। तो भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ हिमाचल कल्चर रिसर्च फोरम नाट्य अकादमी जी मंडी हिमाचल प्रदेश में ही है जी जी। तो तीनों दशकों से आप जी 3 दशक से अतिथि प्रशिक्षक सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहते हुए जी परिवार के लिए आप कैसे समय निकालते हैं? देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से यही मेरा आजीविका का भी साधन है, तो आजीविका के तो लगना ही पड़ेगा, है ना। अब होम करते हुए हाथ जलता है तो होम करना तो नहीं छोड़ सकते, नहीं कर सकते, होम तो होम है, अब हाथ जले तो जले, है ना। सोशल मीडिया के दौर में क्या थिएटर अपनी चमक खो रहा है या इसकी जरूरत और बढ़ गई है? हाँ, इसको शुद्ध रखने की जरूरत तो बढ़ गई है जी। चमक खो रहा है लेकिन इसके डर से लोग इसमें दूसरे तत्वों को मिला दे रहे हैं जी। जिससे थिएटर की ओरिजिनलिटी, उसकी मौलिकता खत्म हो रही, तो उसकी मौलिकता को तो बचाना ही चाहिए ना जी, जी। एक ये बात हो गई, जैसे कि अब खीर खाते खाते ऊब गए, कुछ बदलाव आना चाहिए, ये सोचकर खीर में आप मिर्च तो नहीं मिला देंगे नहीं, ना नहीं, तो ये काम नहीं होना चाहिए, है ना। तो आज के डिजिटल युग में आप पारंपरिक रंगमंच के भविष्य को किस रूप में देखते हैं? देखिए, जिस तरह मानवता बची रहेगी, जिस तरह धरती पर जल बचा रहेगा, उसी तरह से अच्छे रंग कर्म का भी संघर्ष बचा रहेगा, क्यों लोग रहेंगे, संघर्ष बचा रहेगा, उसका अस्तित्व बचा रहेगा, संघर्ष बचा रहेगा तो अस्तित्व बचा रहेगा, ये बात। तो जो युवा आज अभिनय या निर्देशन के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं जी जी, क्या उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
अभी 2-3 दिन पहले मैं सितार वादक अकबर अली खान साहब का इंटरव्यू सुन रहा था। जो वो बात शास्त्रीय में कह रहे हैं, शास्त्रीय संगीत के लिए कह रहे हैं, वही बात मैं रंगमंच के लिए कहूंगा। हाँ। उन्होंने क्या कहा था, एक ही बात कहनी है, शास्त्रीय संगीत को बिगाड़ो मत, विद्रूप न करो। दूसरी बात उन्होंने कही, इसमें इसलिए मत आओ, ये सोचकर मत आओ कि मुझे क्या मिलेगा जी, इसमें ये सोचकर आओ कि तुम इसे क्या दोगे। वाह, क्या दोगे? तुम इसे क्या दोगे और उसमें अपनी तरफ से जोड़कर इसके योगदान की भरपाई करोगे। जी, और वो भी कहा कि देखो नया कुछ नहीं हो सकता, ये अनंत है, नया क्या करोगे, अपनी एक तरंग नई तुम बना लोगे, लेकिन वो भी तो होगी उसी अनंत के भीतर। हमारे वाङ्मय में एक श्लोक आता है बहुत बढ़िया, जी, पता, जो कला के क्षेत्र में जिसको मैं मानता हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये पूर्ण है, पूर्ण ही रहेगा। इस पूर्ण में से पूर्ण निकाल दो तब भी पूर्ण रहेगा, पूर्ण में पूर्ण मिला दो तब भी पूर्ण रहेगा। बहुत बढ़िया है ना। अच्छा, थोड़ा बताना चाहेंगे हमारे आज के युवाओं को कि जो अभिनय या निर्देशन के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। हाँ। तो ये आपने तो बता नहीं, वो नहीं, गहराई से जानने सीखने के लिए आवे, केवल हमेशा मैंने पैसा लेना ये दिमाग में न रहे। पैसा तो आ जाएगा। ये जो छोटे शहरों से आएंगे कलाकार जो आते हैं संघर्ष करने, तो उनके लिए एक सफलता का एक मूल मंत्र बता दीजिए। कबीरदास जी ने कहा है ना, जिन खो जाते न पाइया गहरे पानी बैठ। हाँ। तो गहरे जाना ही पड़ेगा। आजकल मैंने अपने स्टूडेंट्स को एक उदाहरण देना शुरू कर दिया है। जब भी वर्कशॉप करता हूं, सीखने की 2 प्रवृत्तियां होती, नहीं, सफलता पाने की 2 प्रवृत्तियां होती हैं, या पार जाने के काम पूरा करने की 2 प्रवृत्तियां होती है। बरसात के दिनों में बहुत छोटी मोटी तलैया बन जाती है, छोटी छोटी रास्तों में भी बन जाते हैं, और मेढक छोटे मेढक बड़ा किल्लोल करने लगते हैं। तो एक मेढक ऐसा होता है कि मेढक के पिछले पैर में जाल होता है, तो वो पानी को टच करते करते छाप से पार चला जाता है। एक मेढक होता है, उसके किल्लोल मन में आता है, वो यो डाइव लगाता है, खो जाता है, लेकिन थोड़ी देर में उस पार में दिखाई पड़ता है। तो मैं कहता हूं, पार तो दोनों हुए, लेकिन पानी का अनुभव किसे ज्यादा हुआ। एक तरह से कह सकते कि दिल से लगन। हाँ, गहराई में जाके पानी का अनुभव तो उसी को होगा ना, पानी की गहराई और गहरे जाते हुए लगने वाले बल की मात्रा, पानी का घनत्व, और सही एंगल क्या लेना है जाने के लिए। ऊपर वाला तो एक ही डामे छप किया, पार हो गया, उसको पानी का कुछ पता ही नहीं चला। नहीं, बहुत तो यही इन सबसे कहना चाहूंगा, जो मैं आजकल जब भी कक्षा लेता हूं छात्रों की, ये कहता हूं, और मेरे कई छात्रों को तो रट गया होगा ये। अच्छा, आने वाले समय में आप रंगमंच के क्षेत्र में और क्या नया करना चाहते हैं? अभी पुराना जो करना चाहते थे वही पूरा नहीं हुआ है। तो अभी तो बहुत बचा हुआ है। तो इन सब बिंदुओं पर युवाओं को प्रेरित करने के लिए क्या हम लोग कार्यशालाएं आयोजित कर सकते हैं? हाँ, कार्यशाला एक बहुत अच्छा माध्यम है दृष्टि खोलने के लिए, और उसका कैनवास का रियलाइजेशन कराने के लिए। आखिर वास्तव में गहराई मतलब डायमेंशन है ना, गहराई भी है, विस्तार भी है ना। तो उसका विस्तार और उसकी गहराई ये जताने के लिए कार्यशाला बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। फिर वो भी एक बात आती है, सर हमारे ये भी कहा करते थे, कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, ये वो होता है, ये आप होते हैं जो सीखते हैं या नहीं सीखते। ये सर एक लेखक और निर्देशक के रूप में ऐसा कौन सा विषय है जिससे एक काम अभी आपको लगता है कि ये काम मुझे करना बाकी है, दोनों रूप में? मुझे स्वाधीनता आंदोलन के लॉर्ड कर्जन के बंग भंग से लेकर अनुशीलन समिति के गठन से लेकर धीरे धीरे जो
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो बादर रॉलेट एक्ट आता है, उस दौरान जो लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, उसके बाद असहयोग आंदोलन के बाद जो क्रांतिकारियों का जमावड़ा होता है, इसके तमाम प्रसंग अभी मुझसे छूटे हैं, इन पर भी मुझे काम करना है। तो इन पे क्या मैं काम मैं बहुत कुछ सोच रखा है मैंने, सोच रही अलग अलग सेगमेंट के अलग अलग नाटक लिखने हैं। फिर मंचित कोई और करेगा या मैं करूंगा, क्योंकि मैंने एक नाटक लिखा है क्रांति पथ, जिसमें 1767 से लेकर सन्यासी विद्रोह से लेकर 1857 तक के स्वाधीनता संग्राम के प्रयासों को का वो किया है। सन्यासी विद्रोह, फकीरों का विद्रोह, पागलपंथियों का विद्रोह, आदिवासियों का विद्रोह, कानो, ये सीधो कानो, ये जो है ना सीधो और कानो जो थे आदिवासी लोग, उनका विद्रोह करते करते 1857 तक मैंने नाटक लिखा क्रांति पथ। और उसी के साथ नाटक मेरा छपा है एक ही किताब में, फांसी से बढ़कर, जो कि काला पानी नाम से छपा है। और इस पुस्तक को हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश से भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार मिला है। तो ये एक काम हुआ। तो मैं चाहता हूं कि ये नाटक भी ज्यादा से ज्यादा, काला पानी तो लोग वंचित कर ही रहे हैं और क्रांति पथ का भी करेंगे। तो इस प्रकार से तो स्वाधीनता संग्राम में जो कुछ छिपा रह गया है, या जिसका जिक्र या संदर्भ ज्यादा नहीं आता है, हम उसका नाम ही नहीं लेते, केवल काकोरी कांड बोल देते हैं, है ना। लेकिन काकोरी कांड किस राष्ट्रीय मनोभावना का शिखर है, वो कहां से प्रारंभ हुई है? बंग भंग से पीड़ित क्रांतिकारियों के द्वारा अनुशीलन समिति के गठन करने से वो शुरू होती है, उसके जड़ को मतलब। हाँ, तो ये चीजें होनी चाहिए। और भी तमाम है। मेरा सर जो है मेरे साथ एक बहुत ही फिलोसॉफिकल मेरे जीवन संघर्ष से या मेरे जीवन का दर्पण बनाकर एक नाटक करना चाहते थे, वो मुझे लिखना है जी। और लिखना होगा तो फिर निर्देशन भी होगा, है ना। इस प्रकार की चीजें हैं। और भी एक आध विषय मैंने नोट कर रहे हैं, वो पहाड़ को लेकर मुझे बहुत काम करना है। हाँ, पहाड़ को लेकर आपको मालूम होगा जो फेलोशिप मुझे मिली, सीनियर फेलोशिप, उसकी वजह से मैं पहाड़ की, हमारे देखिए गढ़वाल में तो लोक नाट्य परंपराएं हैं, हमारे कुमाऊं में विशुद्ध ऐसी कोई परंपरा नहीं जिसको लोक नाट्य कहा जाए। हिल यात्रा है वो लोक नाट्य परंपरा है, शैली नहीं है। बाकी जागर गायन है, उनमें नाटकीयता है, लेकिन वो लोक नाट्य शैली नहीं है। तो मैंने धर्मदास पाथर बॉल, उत्तरायणी, स्वाधीनता की शैल गाथा, इसके लिखने और निर्देशन के क्रम में एक अपने कुमाऊं की नाट्य शैली का विकास किया है। उसको शिखर वाला स्वरूप देने के लिए एक नाटक कम से कम और लिखना है। अभी तो एक नहीं, बहुत सारे। हाँ, तो फिर उसी सिलसिले में आगे बात। अभी तो हम लोग से मुलाकात होती है। क्या बात है जी, बिल्कुल। रवि जी, आपसे बात करना न एक सुखद रहा, बल्कि एक बहुत प्रेरणादायक भी रहा। बस मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं अपनी बातें इतनी कह पाया, आपने वो गहरी बातें। आपकी यात्रा ये साबित करती है कि अगले जो आपके इरादे मजबूत हैं जी, तो पहाड़ की ऊंचाई भी छोटी पड़ जाती है। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और फिर मैं कभी चाहूंगा कि फ्यूचर में, भविष्य में हम लोग फिर मिलेंगे अपने दर्शकों के साथ। जय हो। नमस्कार। प्रणाम। जय राम। अच्छा, चलते चलते अचानक मुझे एक बात याद आ गई। आप पहाड़ से हैं तो पहाड़ की संस्कृति है, संगीत है। जी जी। तो कुछ ऐसे संगीत हैं जो आपके बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को चलते चलते थोड़ा सा सुना दें। जी जी। दरअसल क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने कुमाऊं की लोक नाट्य शैली के विकास करने के लिए कई नाटक लिखे हैं। नाटक हिंदी में लिखे हैं, लेकिन वो कहीं भी वंचित होंगे तो कुमाऊं का आस्वादन कराएंगे। तो उसमें जो गीत मैंने लिखे हैं, जैसे न्योली है, झोड़ा है, हिंदी में लिखे लेकिन धुने कुमाऊनी है। अच्छा। तो मैं दोनों, एक मैंने लिखा है न्योली, उसमें धर्मदास में नहीं, झोड़ा लिखा है। न्योली तो उसमें है तो कुमाऊनी, मिली जुली है। जाया स्वामी देखी भाली दिन रया पाती। ये मतलब स्वामी तुम जाइए कुमाऊनी, लेकिन मैं अब हिंदी का सुनाता हूं आपको, पाथर बॉल में।
जोड़ा है, लेकिन हिंदी है में। ओहो जैसे किसी शिकारी के जाल में नया पंछी, ओहो पंख फड़फड़ाता है, उड़ नहीं है पाता। ओहो मानव भी फंस कर माया के जाल में, कभी अपने हृदय में देख नहीं पाता। वाह, बहुत बढ़िया है ना। इसी तरीके से एक और नंदा देवी जागर की धुन में, उठो रे जवानों बनाओ मार्ग, पाथर उठाओ बनाओ मार्ग। और ये उससे मिलता है जागर। बड़ूरे नारद हो झूम के बोला, ओ बड़ूरे नारद हो झूम के बोला, पूरब का दिशा रे झूम के बोला, गया रे नारद हो झूम के बोला, ओ बात उठो रे जवानो बनाओ मार्ग, धर्म का मार्ग कर्म का मार्ग। ये हिंदी है ना। इससे कुमाऊनी शैली की जो समृद्धि है, जो रिचनेस है, वो मैदानी भागों के लोगों को भी समझ में आए और वो इमोशन की दृष्टि से एकात्मता का अनुभव करें, क्योंकि है तो सब एक ही ना जी, है तो सब एक ही, अलग अलग थोड़ी। सब सनातन संस्कृति के अलग अलग रंग के पत्ते और पंखुड़ियां है तो मूल में वही प्रकृति और जीव का जो नाद नाल बंधन है, वो हमारी उसको मजबूत करने का काम करती हैं लोक परंपराएं। और यही बाद में संश्लिष्ट होकर परिष्कृत होकर वेदों ने कहा है जी। लोक के बाद लोक की इस संवेदना को, इस भावना को वेदों ने परिष्कृत स्वरूप में व्यक्त किया है। तो ये है मेरा इसके पीछे बहुत बहुत दिल से मतलब आपको आभार कि आप हम लोगों को और दर्शकों को इतनी अच्छी चीजें आप बता रहे हैं। जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन तो इसका मतलब फिर आपको आना ही एकदम आएंगे हम लोग दूसरे चरण। और हाँ, दूसरे चरण में आएंगे और फिर एक नए संदेश के साथ आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।